वेलकम बैक टू माय चैनल। आज से हम रैंडम वेरिएबल और डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। सो स्टार्टिंग विद द डेफिनेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल्स। Random variable is a function or a mapping from a sample space to a subset of real numbers. इसको हम रेफर करते हैं x से मोस्टली, और ये क्या होता है, एक फंक्शन होता है सॉर्ट ऑफ। किससे? एक सैम्पल स्पेस से, जो भी हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं उसके सैम्पल स्पेस से एक सबसेट जो रियल नंबर्स का होगा उस तक। सो रैंडम वेरिएबल इज अ फंक्शन और अ मैपिंग, और x ऑफ s इक्वल्स टू x। यहाँ पे क्या है, स्मॉल s बिलोंग्स टू कैपिटल S एंड स्मॉल x बिलोंग्स टू a। सैम्पल स्पेस की किसी वैल्यू के लिए हमारा जो रैंडम वेरिएबल है वो एक वैल्यू अटेन करेगा जो रियल नंबर्स को बिलोंग करती होगी। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल। इट्स यूजुअली रेफर्ड यूजिंग अ कैपिटल लेटर, जैसे कुछ भी हो सकता है, x या y, z, व्हाटएवर। रैंडम वेरिएबल रेफर किया जाता है कैपिटल लेटर से और रैंडम वेरिएबल की वैल्यू स्मॉल लेटर से। ये है वैल्यूज। अब जैसे एक एग्जांपल लें, लाइक टॉसिंग अ कॉइन। तो जब हमने कॉइन टॉस किया तो हमारी सैम्पल स्पेस क्या बनी, हेड्स एंड टेल्स। अब अगर मैं x को ऐसे डिफाइन करूं, नंबर ऑफ हेड्स, तो x की वैल्यू क्या हो सकती है, मतलब कि x, स्मॉल x की वैल्यूज क्या जा सकती हैं, 0 और 1। तो x ऑफ h जब हेड्स आएगा तो उसके लिए रैंडम वेरिएबल की वैल्यू जाएगी 1, और जब टेल्स आएगा तो रैंडम वेरिएबल की वैल्यू जाएगी 0। तो ये जो है वैल्यूज है और ये है हमारा रैंडम वेरिएबल। अब ऐसे ही अगर एक कॉइन की जगह मैंने 2 कॉइन टॉस करने हो, टॉसिंग 2 कॉइन्स, तो हमारी सैम्पल स्पेस क्या बन जाएगी, हेड हेड, टेल हेड, हेड टेल एंड टेल टेल। अगेन अगर मैं अपना रैंडम वेरिएबल ले लूँ नंबर ऑफ हेड्स, तो इस केस में x क्या वैल्यूज अटेन कर सकता है, 2, 1 एंड 0। दैट इज x ऑफ h क्या हो जाएगा, 2, x ऑफ ht इक्वल्स टू x ऑफ th हो जाएगा 1 एंड x ऑफ tt हो जाएगा 0। तो रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज, और रैंडम वेरिएबल क्या है, एक फंक्शन है। अब इसकी टाइप्स, रैंडम वेरिएबल 2 तरह का होता है, डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूस। अब डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल क्या होते हैं, जो इंटीग्रल वैल्यूज अटेन करते हैं, दैट इज x बिलोंग्स टू इंटीजर्स। और कॉन्टिन्यूस क्या होते हैं, जो रियल लाइन पे वैल्यूज अटेन करते हैं, वो कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल हो जाएंगे। जैसे एग्जांपल ले लो, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास। अब ये तो हमेशा इंटीग्रल वैल्यू होगी ना, कभी पार्शियल वैल्यू तो नहीं आएगी। ऐसे ही अगर इसकी एग्जांपल लेनी हो तो वेट ऑफ अ स्टूडेंट, तो ये ज़रूरी थोड़ी है इंटीग्रल वैल्यू ही होगी, ये कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो इस तरह से 2 टाइप्स, जो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स जो इंटीग्रल वैल्यूज लें, और कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल जो रियल वैल्यूज लें। और डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल और कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल के बेसिस पे
हमारे पास दो डिफरेंट फंक्शंस क्रिएट होते हैं। सबसे पहले तो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए होता है प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। अब प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन क्या है? एक ऐसा फंक्शन जो हमारे रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी का डिस्ट्रीब्यूशन डिफाइन करे। हमारा जो ये फंक्शन है, ये हमेशा जो हमारे वेरिएबल्स हैं वो क्या क्या वैल्यूज क्या क्या प्रोबेबिलिटी से आ रही हैं, उस चीज का फंक्शन डिफाइंड होता है। जैसे अभी जो हमने एग्जांपल करी थी ये वाली, इसका अगर मैंने पीएमएफ ड्रॉ करना हो तो क्या बन सकता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स क्या आएगी? इट्स 1/4 फॉर एक्स इक्वल्स टू 2, 1/2 for x equals to 1 and 1/4 for x equals to 0। इससे पता चल रहा है ना कि जैसे हमारी 4 की सैंपल स्पेस थी, उसमें से 2 बार हेड आएगा उसकी प्रोबेबिलिटी 1/4, एक बार हेड आएगा उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 और हेड्स नहीं आएगा उसकी प्रोबेबिलिटी 1/4। तो एक ऐसा फंक्शन जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोबेबिलिटी को डिफाइन करे, दैट इज प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या है? अगेन जो हमारी प्रोबेबिलिटीज की प्रॉपर्टीज थी, दैट p of xi is greater than equals to 0 and less than equals to 1 for every I equals to 1 to up to so on. Next is summation p of xi is 1, I from 1 to infinity, and p of xi होता क्या है? p of x equals to xi, I 1 to so। ओके, अब जैसे हमने कोई ऐसे एग्जांपल करनी हो कोई अनबायस्ड डाई, बायस्ड डाई ऐसा, बायस्ड डाई अज्यूम, जिसकी हेड्स की प्रोबेबिलिटी है p। फाइन, नाउ डाई नहीं, कॉइन, कॉइन वाला थोड़ा सिंपल रहेगा। टॉस द कॉइन repeatedly until heads appears। अब इसकी सैंपल स्पेस कैसी बनेगी? पहले पे हेड आ सकता है, पहले टेल आ गया फिर हेड आ सकता है, 2 बार टेल आया फिर हेड आ सकता है, 3 बार आया फिर, ऐसे चलता रहेगा। अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एच क्या होगा? p। प्रोबेबिलिटी ऑफ टी एच क्या होगा? 1 माइनस पी इंटू पी। पहले हेड आया उसकी प्रोबेबिलिटी, फिर हेड पहले टेल आया उसकी प्रोबेबिलिटी और फिर हेड आया उसकी प्रोबेबिलिटी। इसमें पहले हेड आ गया तो वो पी हेड पी प्रोबेबिलिटी से ही आएगा। फिर टेल टेल हेड में क्या हो जाएगा? 1 माइनस पी इंटू 1 माइनस पी इंटू पी, मतलब 1 माइनस पी का स्क्वायर इंटू पी। ऐसे चलते जाएंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टी 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 से के टाइम्स, तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगी? 1 माइनस पी रेज टू द पावर के इंटू पी। अब इसका अगर हमने डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन लिखना हो, इसका अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन लिखें तो वो क्या बन जाएगा? 1 माइनस पी रेज टू द पावर
x minus 1 into p, x equals to 1 2 up to so on and 0 otherwise। अब इसके रिस्पेक्ट में हमने कोई क्वेश्चन करना हो, सपोज हमें कहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x फ्रॉम 2 to 5 फाइंड करना है। तो x हमारा क्या है, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x लाइंग फ्रॉम 2 to 5 क्या बन जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 4, क्योंकि 5 इंक्लूडेड नहीं है इसलिए। तो x इक्वल्स टू 2 क्या हो जाएगा, 1 माइनस पी रेज टू द पावर 2 माइनस 1 इंटू पी प्लस 1 माइनस पी रेज टू द पावर 3 माइनस 1 इंटू पी प्लस 1 माइनस पी रेज टू द पावर 4 माइनस 1 इंटू पी, मीन्स 1 माइनस पी पी अब ये चीज कॉमन आ जाएगी तीनों में से, और इसको हम थोड़ा सा और एक्सपैंड करके तो एक सिंप्लीफाइड आंसर ले सकते हैं। सपोज अब यहाँ पर हमने वैल्यू भी दे रखी होती तो वो सब्स्टिट्यूट कर देनी थी एंड आंसर विल बी कंप्यूटेड। नेक्स्ट से टॉस 2 डाई। अब हमें कहा है कि x जो है सम ऑफ नंबर्स ऑन रोलिंग 2 डाई। तो x की वैल्यूज क्या हो सकती हैं, 2 3 4 अप टू सो ऑन 12। तो अगर इसका हमने डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्रिएट करना हो तो 2 आने के क्या केस है, 1 1, 3 आने का क्या केस है, 1 2 एंड 2 1, 4 के लिए 1 3 3 1 2 2, ऐसे चलते चलते 12 के लिए 6 6। तो हम सबकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 2 क्या बन जाएगी, 1/36। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 3 इज 2/36। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 4 इज 3/36। इसी तरह से बाकी सारे भी कंप्यूट कर लेंगे 1/36। तो जब इसका हमने डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बनाना होगा तो वो कैसे लिखा जा सकता है, दैट px इक्वल्स टू 1/36 फॉर x equals to 2, 2/36 for x equals to 3, 3/36 for x equals to 4, up to so on 1/36 for x equals to 12। ये इसका डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बन जाएगा। अब इसी के साथ अगर हमें दिया हो सपोज y भी डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स, तो y की वैल्यूज क्या बन सकती हैं, -5 -4 अप टू सो ऑन 4 5। तो इस चीज का कैसे आएगा, -5 कैसे आ सकता है, 1 और 6 से, 1 माइनस 6, और 5 कैसे आ सकता है 6, 1 से। इस तरह से जो जो पॉसिबल केसेस होंगे वो लिस्ट कर सकते हैं हम टोटल इसकी सैंपल स्पेस ड्रॉ भी कर सकते हैं, उससे हम देख लेंगे फिर कौन सी वाली x की वैल्यू को सेटिस्फाई कर रहा है, एंड वी कैन इजीली फॉर्मुलेट आवर डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। अब इसी तरह से
यहाँ पे तो डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स दिया था। अगर हमें दे रखा हो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डिफरेंस, तो इसका क्या मतलब हो जाएगा, मॉड ऑफ y। तो w की सैंपल स्पेस क्या बन जाएगी, 0 1 2 3 4 एंड 5। फाइन। तो इस चीज को भी हम अगेन हर केस का स्टडी कर सकते हैं। इसके लिए 6 केसेस बन जाएंगे, ऐसे ही 1 के लिए देख सकते हैं। तो सबके लिए हम कंप्यूट करके आराम से अपना डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बना सकते हैं। नेक्स्ट, ये चीज तो जो हमने करी ये थी डिस्क्रीट के लिए। नाउ इफ x इज अ कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल, इस केस में क्या होता है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन पीडीएफ। नाम से नाम अलग है, काम सेम ही है। This is again the function which defines the distribution of probabilities with respect to the given random variable, and the nature of the random variable is a continuous random variable. Properties भी इसकी सेम रहेंगी। जो फंक्शन है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा। इसको हम रेफर करेंगे fx से, fx is greater than equals to 0। इंटीग्रेशन होती है इस केस में, क्योंकि कॉन्टिन्यूस है, उधर समीशन थी, इधर क्या आएगा, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन की वैल्यू हमेशा 1 आनी चाहिए। एंड इफ वी नीड टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी लाइंग बिटवीन टू फिक्स्ड पॉइंट्स, तो क्या हो जाएगी, इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी से बदल के a टू b हो जाएगी। ओके। अब इसमें एक और चीज नोट करने वाली है, कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल में प्रोबेबिलिटी एट अ फिक्स्ड पॉइंट इज ऑलवेज 0। अब जैसे हमें ये फाइंड करना हो प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये चीज जो थी ना, इसकी जगह अगर हमें ये भी दिया होता तो ये भी सेम ही था। इन सब के लिए हमें यही कंप्यूट करना है, क्योंकि हमें एक फिक्स्ड पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी 0 होती है, क्योंकि ये चीज क्या देता है, एरिया अंडर द कर्व। तो एक फिक्स्ड पॉइंट पे तो कोई कर्व होगा ही नहीं ना। जैसे मान लो ये कर्व है और ये ए टू बी वाला पॉइंट है, ये एरिया है एफ एक्स का, ये हमारा एफ एक्स था। और अगर हम कोई फिक्स्ड पॉइंट चूज करें तो इसके नीचे तो कोई एरिया ही नहीं होगा एक फिक्स्ड पॉइंट के अराउंड, और एक फिक्स्ड पॉइंट पे कोई एरिया नहीं कंप्यूट हो सकता, इसलिए वो 0 के बराबर होगा। और ये चीजें इसी के बराबर आ जाएंगी। अब जैसे हमने चेक करना हो, कोई फंक्शन दिया है कि वो एक पीडीएफ है या नहीं है, जिससे हमें दिया एफ एक्स इक्वल्स टू 2/25 एक्स प्लस 2 फॉर -2 लेस देन इक्वल्स टू एक्स लेस देन इक्वल्स टू 3। चेक इफ एफ एक्स इज अ पीडीएफ और नॉट। तो क्या करेंगे, इसको हम इंटीग्रेट करेंगे इसकी डिफाइंड रेंज में, -2 to 3 में। तो इसको हम इजीली कंप्यूट कर सकते हैं। ये बन जाएगा 2/25 9/2 प्लस 6 माइनस
4/2 -2। अब ये चीज हो गई 2, 2 में से 2 गया तो 0, एंड दिस इज 25। 12/2, so 9 plus 16 is 25, 25/25 is cancelled, so it becomes 1। और हमारी ये वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी, दैट मीन्स fx is a PDF। ओके, सिमिलरली हमें ज़्यादातर कैसे क्वेश्चन आते हैं, दैट गिवन fx is a PDF, फाइंड वैल्यू ऑफ c। ऐसे ही fx कुछ दिया होता है, जैसे पीछे वाले को ही हम 2/25 मान लो रिमूव कर दें, जीरो अदरवाइज का क्या मतलब है कि अगर x की वैल्यू इनसे बाहर लाई करती है, अगर -2 और 3 की रेंज से बाहर लाई करती है तो फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। जब हम इसे सॉल्व कर रहे हैं ना, तब ये 0 नहीं हमारे लिए मैटर करेगा, हम सिर्फ रेंज के बीच में काम करेंगे, क्योंकि ये एक PDF है। तो -2 to 3 cx+2 dx किसके बराबर होना चाहिए, 1 के। अब हम इसको वापस कंप्यूट कर सकते हैं, और इसको सॉल्व करके क्या आ जाएगा, 25/2 equals to 1/c, this implies c equals to 2/25। now हमने PDF और PDF और PMF देखे ना, डिस्क्रीट फंक्शन के लिए और कॉन्टिन्यूस फंक्शंस के लिए। Now next topic is cumulative distribution function। CDF, इसमें क्या होता है कि जब हम कोई भी फंक्शन जो हमने डिफाइन किया है, वो जब हम ये फंक्शंस डिफाइन कर रहे थे, ये x की पर्टिकुलर वैल्यूज की रेंज पे काम कर रहा था, या x की पर्टिकुलर वैल्यू पे, जब हम PMF निकाल रहे थे ना, x की पर्टिकुलर वैल्यू के लिए हमारा फंक्शन डिफाइन था। पर क्यूमुलेटिव में क्या होगा कि जैसे x की जो वैल्यू हमने ली है, उससे पीछे वाली सारी वैल्यूज की प्रोबेबिलिटीज का सम करके जो हमारा फंक्शन बनेगा, वो होगा क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। इसको हम कैपिटल Fx से डिफाइन करते हैं, that capital Fx is probability of x less than equals to x। और डिस्क्रीट के केस में क्या होगा, समीशन हो जाएगा p of xi का फॉर x xi लेस देन इक्वल्स टू x, एंड कॉन्टिन्यूस के क्या केस में क्या होगा, इंटीग्रेशन हो जाएगी x तक। दिस इज डिस्क्रीट एंड दिस इज कॉन्टिन्यूस। नाउ अगर हमने पीछे वाली एग्जांपल्स कंसीडर करनी हो वापस से, डिस्क्रीट के केस वाली हमने ये वाली एग्जांपल मान लो कंसीडर करनी है, ये चीज हमारे पास हमारा प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन पड़ा है, हमारा px क्या था, 1/4 एंड 1/2 एंड 1/4 फॉर x equals to 1, x equals to 2, x equals to 1 and x equals to 0। अब अगर हमने CDF कंप्यूट करना है, तो वो होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल्स टू x। तो अगर x जो है वो हमारी 0 से 1 के बीच में लाई करे,
तो मतलब क्या हुआ, 0 अकेला, तो वो 1/4 हो जाएगा। दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल्स टू 0। अब x की वैल्यू अगर मेरी 1 से 2 के बीच में लाई करे तो क्या मतलब हुआ, प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल्स टू 1। लेस देन इक्वल्स टू 1 का क्या मतलब हुआ, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 1। तो वो क्या बन जाएगी, 1/4 प्लस 1/2 इक्वल्स टू 3/4। नाउ x फ्रॉम 2 टू x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, क्योंकि 2 के बाद तो है ही नहीं ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल्स टू 2। तो इसमें क्या होगा, तीनों का सम हो जाएगा, x0 का, x1 का और x2 का। क्या बन जाएगा, 1/4 प्लस 1/2 प्लस 1/4 इक्वल्स टू 1। ये हमारा बन गया CDF। दैट इज fx क्या बना, 1/4, 3/4 एंड 1 फॉर 0 less than equals to x less than 1, 1 less than equals to x less than 2 and x greater than equals to 2। अब एक चीज नोट करें तो इसमें हमें दो प्रॉपर्टीज पता चलेंगी। दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल्स टू b इक्वल्स टू 1, और b क्या है यहाँ पे हमारा, जो हमारी रेंज है उसकी मैक्सिमम वैल्यू। इफ x lies between a to b, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल्स टू b 1 हो जाती है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन a क्या हो जाती है, 0। अब यहाँ पे अगर मैं x लेस देन 0 ले लेती तो ये क्या होना था, 0 होना था। ओके। अब एक और चीज नोट कर सकते हैं, अगर मैंने इसको प्लॉट करना हो, थर्ड नोट क्या है, ग्राफ ऑफ fx फॉर discrete random variable is step plot या step function। y जैसे ये 0 था, अब ये 1 और ये 2 और ये 3। अब जब x 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है तो हमारी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू क्या आ रही थी, 1/4। फिर जब x 1 से 2 के बीच में लाई कर रहा था तो हमारी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू क्या आ रही थी, 3/4। और जब x हमारा 2 से 3 के बीच में लाई कर रहा था तब हमारी x प्रोबेबिलिटी की वैल्यू क्या आ रही थी, 1। CDF। तो ये हमारा प्लॉट है, इट्स अ स्टेप फंक्शन। इसी तरह से अगर हमने कॉन्टिन्यूस के लिए करना हो, कॉन्टिन्यूस वाली जो हमारी पिछली एग्जांपल थी, दैट fx इक्वल्स टू 2/25 x प्लस 2 वाली, इसका अगर हमने CDF बनाना हो तो कैसे बना सकते हैं, fx के लिए क्या होगा, दैट इंटीग्रल फ्रॉम -infinity to x fx dx इफ x लाइज बिटवीन, जो भी हमारी x की रेंजेस जाएंगी, ये 3 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा ना, x लेस देन -2, -2 से छोटे वाला पोर्शन, -2 से 3 के बीच वाला पोर्शन और 3 से बड़े वाला पोर्शन। अब जो हमारे डिस्क्रीट में प्रॉपर्टीज थी, अगर इस रेंज से हम लेफ्ट को बाहर चले जाएंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 0, और अगर हम राइट से आगे चले जाएंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 1। तो ये चीज़ हमारी हो जाएगी 0, ये चीज़ हो जाएगी 1, और इसको हमने कंप्यूट कर लेना है।
अब इसको कैसे कंप्यूट करना है? माइनस इन्फिनिटी रेफर्स टू लोअर लिमिट। इस केस में लोअर लिमिट क्या है? -2, और x को x ही रखेंगे, क्योंकि अगर हमने 3 पुट कर दिया फिर तो वो 1 के इक्वल्स आ जाएगा ना, इसलिए इसको हम चेंज नहीं करेंगे, x यही रहेगा। तो fx क्या बन जाएगा? इंटीग्रेशन फ्रॉम -2 to x 2/25 x plus 2 dx, and it's equals to 2/25 x square by 2 plus 2x -2 to x। और इसको सॉल्व करने पे हमारे पास क्या आएगा? -4/2 -4 एंड यस, ये हो गया हमारा hmm, 2/25। अगर मैं इसका 2 बाहर निकाल दूं तो ये 2 से कट जाएगा, x² + 4x माइनस प्लस 4, तो ये क्या बन जाएगा? 1/25 x + 2 का स्क्वायर इक्वल टू x + 2/5 का स्क्वायर। तो हमारा CDF क्या बन गया? 0, x + 2/5 का स्क्वायर एंड 1 for x less than -2, x lying between -2 and 3, and x greater than 3। अब यहाँ से एक और प्रॉपर्टी हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। जब हम fx से कैपिटल fx तक जा रहे थे, इसका मतलब है जब हम PDF से CDF को जा रहे थे तब हम क्या कर रहे थे? इंटीग्रेशन। तो जब हम CDF से PDF को आएंगे तब हम क्या करेंगे? डेरिवेशन, दैट इज fx equals to d/dx of fx। ओके, अब CDF की प्रॉपर्टीज। f of -infinity is 0, लोअर लिमिट पे क्या हो जाएगा? 0, और अपर लिमिट पे 1। ऑल्सो fx is नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन। ये हमने स्टेप फंक्शन प्लॉट करके भी देखा था ना, हमेशा ऊपर ही जाता रहता है। जब हम पीछे वाली प्रोबेबिलिटीज ऐड कर रहे हैं तो ऑब्वियसली जो न्यू नंबर आएगा वो हमेशा एक बड़ा नंबर होगा। fx is continuous from the right। जो हमारा CDF होता है वो हमेशा राइट कॉन्टिन्यूस होता है। नाउ अगर हमने रिलेशन देखना हो PMF और CDF में, ये था रिलेशन, तो ये क्या होता है? दैट P of xi equals to f of xi minus f of xi minus 1, क्योंकि हमने पीछे वाला ऐड करके और न्यू वाला ऐड करके न्यू नंबर बनाया था। तो जब हम न्यू वाले में से पास्ट वाला सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वो हमारी xi की
वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि ये देखो ना एफ ऑफ एक्स आई को कैसे लिख सकती हूँ, पी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल्स टू एक्स आई, और ये क्या है, पी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल्स टू एक्स आई माइनस वन। तो इसका क्या मतलब हुआ कि एक्स आई की प्रोबेबिलिटीज में से मैंने एक्स आई माइनस वन वाली सब्ट्रैक्ट कर दी, तो बची किसकी, सिर्फ एक्स आई की बच गई, तो वही हमारी रिक्वायर्ड थी। ओके, तो ये चीज हमारी पीएमएफ और सीडीएफ के रिलेशन के लिए, और ये हमारी पीडीएफ और सीडीएफ के रिलेशन के लिए। ऑल्सो नोट 2, that probability of A less than equals to X less than equals to B is equals to F of, or you can firstly write it as probability of X less than equals to B minus probability of X less than A, right? Because A equals is included here. तो ये क्या हो जाएगा, f of b minus f of a माइनस, ओके, क्योंकि यहाँ पे इक्वल्स टू इंक्लूडेड नहीं है। इसी तरह से अगर हम लेते प्रोबेबिलिटी ऑफ a लेस देन x लेस देन इक्वल्स टू b, तो वो क्या हो जाता, f ऑफ b माइनस f ऑफ a, बिकॉज इस केस में इक्वल्स टू a वाला केस सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अब इसके रिस्पेक्ट में अगर हम एक एग्जाम्पल देखें, जब हम वहाँ पीछे कर रहे थे ना एग्जाम्पल, जिसमें मैंने तुम्हें बताया था कि ये बराबर होते हैं, वो वन वे होगा। फाइन, इस चीज का हमने ध्यान रखना है। कहाँ लिखा है, ये रहा। जब हमें फंक्शन ये वाला दिया हो, मतलब कि हमें पीडीएफ दिया हो, उससे हम सीडीएफ निकाल रहे हैं, तब तो ये सब क्या रहेंगे, बराबर। पर अगर हमें प्रोबेबिलिटी दी हुई है, या कह लो कि हमें सीडीएफ दिया हुआ है और हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तब क्या होगा, लिमिट्स यूज होंगी। मतलब कि ये जो a माइनस है ना, ये क्या बन जाएगा, दिस इज equals to limit h tend to 0 f of a minus h। ओके, अब जैसे हम एग्जांपल कर रहे हैं, f of x equals to 0 for x less than 0, and if x lies between 0 and 1/2, तो fx की वैल्यू क्या रहती है, x square plus 1/4, और x plus 1/8 if x is lying between 1/2 to 3/4, and if x is lying between 3/4 and 1, तो fx की वैल्यू है x plus 1/2 and 1 for x greater than equals to 1। अब इस केस में अगर हमने फाइंड करना हो प्रोबेबिलिटी 0 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन 1/4, तो क्या बन जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल्स टू, सॉरी, probability of x less than 1/4 minus probability of x less than 0, तो ये क्या बन जाएगा, f of 1/4 minus minus f of 0 minus, मीन्स की लिमिट h टेंड टू 0 f of 1/4 plus h, 1/4 minus h, 1/4 minus h minus limit h tends to 0 f of 0 minus h। अब 1/4 माइनस एच का क्या मतलब है, 1/4 से थोड़ा सा छोटा, 1/4 से थोड़ा सा छोटा कौन से फंक्शन, कौन सी रेंज में लाई करेगा, इसमें, तो फंक्शन की वैल्यू आएगी x स्क्वायर प्लस 1/4। इसका क्या मतलब हुआ, लिमिट h टेंड्स टू 0 1/4 माइनस h का स्क्वायर प्लस 1/4
माइनस लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 माइनस h, 0 से थोड़ा सा कम, वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, 0, ये चीज तो खत्म हो गई। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, 1/4 माइनस h को ओपन कर सकते हैं, कर लें, या फिर हम डायरेक्ट h को 0 सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। 1/16 प्लस 1/4 बन जाएगा h को सब्स्टिट्यूट करके, तो क्या बन जाएगा ये 5/16। इसी तरह से अगर हमने कंप्यूट करना हो प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3/4, ये क्या बन जाएगी, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 3/4, और ये क्या बन जाएगा, 1 माइनस f ऑफ 3/4 माइनस 1 माइनस लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 3/4 माइनस h, 3/4 से थोड़ा सा छोटा, वो लाई करेगा इसमें, राइट। तो ये बन जाएगा 1 माइनस लिमिट h टेंड्स टू 0 3/4 माइनस h प्लस 1/8। तो h को 0 सब्स्टिट्यूट कर दिया, 1 माइनस 3/4 प्लस 1/8 एंड दिस इज इक्वल्स टू 1/8। फाइन। अब अगर हमने कंप्यूट करना होता प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 1/2, तो इसको हम क्या लिख सकते थे, f ऑफ 1/2 माइनस f ऑफ 1/2 माइनस, ओके, और ये क्या बन जाता, 1/2 प्लस 1/2 के बराबर है ना, तो ये यहाँ आता 1/2 प्लस 1/8 माइनस 1/2, माइनस वाला पोर्शन किधर जाएगा, इधर जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, x स्क्वायर है तो 1/2 माइनस h का स्क्वायर प्लस 1/4, तो ये क्या बन जाएगा, 5/8, h 0 पुट हो गया तो ये हो गया 1/4 प्लस 1/4 दैट इज 1/2, 5/8 माइनस 1/2 equals to 1/8. So this is our required answer. जो पीछे वाली प्रॉपर्टीज करी थी वो f of x से कैपिटल एफ एक्स तक जा रही थी, अब ये वाली जो प्रॉपर्टी है ये कैपिटल एफ एक्स से हम प्रोबेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं, इस चीज का ध्यान रख के हमने अप्लाई करना है। ओके, अब इस एग्जाम्पल से हमें एक और चीज पता चलती है, हमने पीछे प्रॉपर्टी पढ़ी थी दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू a इज 0, लेकिन यहाँ पे हमने देखा कि हमारी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0 नहीं आ रही है। वो क्यों नहीं आ रही है, क्योंकि हमारा फंक्शन 1/2 पे कॉन्टिन्यूस नहीं है, ये कॉन्टिन्यूटी ब्रेक हो रही है, इसके कारण ऐसा हो रहा है। अगर हमारा फंक्शन किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे कॉन्टिन्यूस होता है तब वो हमेशा 0 के बराबर ही आएगा, क्योंकि ऑब्वियसली फिर ये वाला फंक्शन और ये वाला फंक्शन सेम हो जाएंगे, तो जब हम उसे माइनस करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या बनेगी, 0। तो जब भी हमने वो डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन इक्वल्स टू 0 वाली करनी है ना, तब ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि हमारा फंक्शन उस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस है कि नहीं है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।